Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to general surgery pre-operative care. Before going to explanation, if you want to watch the same topic in English language, I already upload the same topic in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this video is for you. तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है प्री ऑपरेटिव केयर जनरल सर्जरी का टॉपिक है। प्री ऑपरेटिव केयर क्या है? लफ्ज़ प्री ऑपरेटिव से हम समझते हैं। प्री का मतलब है पहले, ऑपरेटिव का मतलब है सर्जरी और केयर। प्री ऑपरेटिव केयर का मतलब है कि जब भी हम पेशेंट की कोई सर्जरी करेंगे तो उसकी सर्जरी से पहले हमने पेशेंट की असेसमेंट करनी है कि इस डिजीज़ जिसकी हम सर्जरी करते हैं इसके अलावा तो और कोई डिजीज़ पेशेंट को नहीं है जिसकी वजह से जो हम सर्जरी कर रहे हैं उसमें कोई मसला आ जाए, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए। तो इसे कहते हैं प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर में हमने क्या करना है, हम इसमें पेशेंट की असेसमेंट करते हैं कि इसको कोई को एग्जिस्टिंग डिजीज़ तो नहीं है, कोई इस बीमारी के साथ जिसकी वो सर्जरी कर रहा है इसके साथ कोई और डिजीज तो नहीं है। इन प्री ऑपरेटिव केयर वी डू असेसमेंट ऑफ पेशेंट टू डिटरमाइन एनी को एग्जिस्टिंग डिजीज। अब प्री ऑपरेटिव केयर में हर पेशेंट को 3 प्रोसेस से गुजरना होगा लाजमी। सबसे पहले हिस्ट्री, दूसरा एग्जामिनेशन, तीसरा इन्वेस्टिगेशन। हर पेशेंट की प्री ऑपरेटिव केयर में हिस्ट्री ली जाएगी, उसकी एग्जामिनेशन होगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। इन प्री ऑपरेटिव केयर एवरी पेशेंट मस्ट पास थ्रू हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। अब अगर पेशेंट की हिस्ट्री में, एग्जामिनेशन में और इन्वेस्टिगेशन में कोई को एग्जिस्टिंग डिजीज़ पाई गई तो फिर डॉक्टर ने एनेस्थेटिस्ट के साथ ये डिस्कस करना है कि अब ये पेशेंट एनेस्थीसिया के लिए फिट होगा या unfit. If patient have any coexisting disease, then as a doctor should discuss with anesthetist either a patient is fit for anesthesia or not. तो एज अ डॉक्टर हमने जो है जब हमने पेशेंट की हिस्ट्री ली, एग्जामिनेशन की और उसकी इन्वेस्टिगेशन की, अगर वहाँ से कोई डिजीज़ मालूम हुई कि उसको कोई को एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो फिर हमने एनेस्थेटिस्ट के साथ डिस्कस करना है कि अब ये प्रॉब्लम हमने उसके साथ डिस्कस करना है। अब एनेस्थेटिस्ट ने ये डिसाइड करना है कि क्या ये पेशेंट अब जो है सर्जरी के लिए, एनेस्थीसिया के लिए फिट होगा या अनफिट होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर पेशेंट की हिस्ट्री है कार्डियक डिजीज़ की, पेशेंट की हमने हिस्ट्री ली और उसकी हिस्ट्री है कार्डियक डिजीज़ की और हमने एग्जामिनेशन की और उसके साइन और सिम्टम्स कार्डियक डिजीज़ के आ रहे हैं तो फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले कार्डियक डिजीज़ में हमने पेशेंट की कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है, हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद। अगर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से पता चल गया कि इसको कोई कार्डियक डिजीज़ की हिस्ट्री है और एग्जामिनेशन उससे मिल रहे हैं तो सबसे पहले हमने पेशेंट की क्या करनी है, ECG करनी है। और वो तमाम पेशेंट जिसकी कार्डियक डिजीज़ की हिस्ट्री है और उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो उसकी ECG हमने ज़रूर करनी है। अब कार्डियक डिजीज़ में जो हाई रिस्क डिजीज़ है उसमें हमारे साथ 4 है। सबसे पहले हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़। अगर पेशेंट की इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है तो उसमें हमने क्या करना है, ECG करना है। दूसरा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, अब अगर हम इसकी कोई सर्जरी करेंगे तो उसकी री इन्फार्क्शन की चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट सर्जरी उस वक्त पेशेंट की करनी है उसकी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की ट्रीटमेंट की 6 माह बाद, क्योंकि अगर उसने आज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का ट्रीटमेंट क्या है और हम जो है 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसकी सर्जरी करेंगे तो उसको री इन्फार्क्शन के चांसेस क्या होंगे, हाई होंगे। तो हमने 6 महीने के लिए उस पेशेंट को छोड़ना होगा। 6 महीने के बाद फिर हमने क्या करना है, उसकी हमने दूसरी सर्जरी करनी है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या है, री इन्फार्क्शन चांसेस हाई, देन वी शुड डू सर्जरी आफ्टर 6 मंथ ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ट्रीटमेंट। तीसरा है हाइपरटेंशन।
अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो उसकी स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाएंगे सर्जरी के दौरान, उसकी इन्फार्क्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमने सर्जरी से पहले उसकी जो हाइपरटेंशन है वो हमने कंट्रोल करना है, यानी मेडिकेशन देके उसके हाइपरटेंशन को कंट्रोल करके फिर हमने उसकी सर्जरी करनी है। हाइपरटेंशन में क्या है, इंक्रीज स्ट्रोक और इन्फार्क्शन चांसेस, शुड कंट्रोल हाइपरटेंशन बिफोर सर्जरी। इसके बाद चौथा है हार्ट फेलवर। अगर हार्ट फेलवर का पेशेंट है तो हमने सर्जरी से पहले उसके हार्ट फेलवर को ट्रीट करके उसका फ्लूइड बैलेंस नॉर्मल करके फिर हमने उसकी नेक्स्ट सर्जरी करनी है। शुड ट्रीट हार्ट फेलवर बिफोर सर्जरी। पांचवा है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और हार्ट वॉल डिफेक्ट। अगर उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है या हार्ट वॉल डिफेक्ट है तो हमने उसको प्रोपाइलेटिक एंटीबायोटिक कवर देना है, फिर हम उसकी सर्जरी करेंगे। तो ये 5 डिजीज हुए। सबसे पहले इस्केमिक डिजीज हुआ कार्डियक डिजीज में, दूसरा हुआ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तीसरा हुआ हाइपरटेंशन, और चौथा यहाँ मैंने फिर तीसरा लिखा है ये चौथा हार्ट फेलवर, और पांचवा क्या है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और हार्ट वॉल डिफेक्ट। तो ये हुए कार्डियक डिजीज। दूसरा, अगर पेशेंट को रिस्पायरेटरी डिजीज की हिस्ट्री है पेशेंट की, और एग्जामिनेशन से भी हमें रिस्पायरेटरी डिजीज की साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमने पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, चेस्ट एक्सरे। और रिस्पायरेटरी डिजीज में जो मोस्ट कॉमन डिजीज है जिसमें पेशेंट सर्जरी के दौरान हाई रिस्क पर होते हैं वो है COPD। और COPD में हमने प्री सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी है COPD की, यानी सर्जरी से पहले हमने COPD को ट्रीट करके फिर सर्जरी करानी है। तीसरा है डायबिटीज़। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो जिस दिन वो सर्जरी करेगा उस दिन के मॉर्निंग पर उसने, अगर टाइप 2 डायबिटीज़ लेटर से उसने ड्रग्स लेने हैं, अगर टाइप 1 है तो उसने इंट्रामस्कुलर इंसुलिन लगाना है, या फिर हम उसको सर्जरी से पहले हम ओरली, अगर टाइप 2 है तो ओरली हम सल्फोनाइल यूरियास वगैरह ड्रग्स देंगे, और या फिर अगर टाइप 1 है तो उसको हम IV डेक्सट्रोज या शार्ट एक्टिंग इंसुलिन हम देंगे। तो ये हुआ डायबिटीज़। चौथा क्या है, कोगुलेशन डिसऑर्डर। अगर पेशेंट को कोगुलेशन डिसऑर्डर की हिस्ट्री है पेशेंट की, उसको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, तो उसकी वजह से उसको क्या होगा, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस उसके ज़्यादा होंगे। तो फिर हमने प्री सर्जरी हेपरिन उसको देना है सर्जरी से पहले, ताकि उसको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का कोई मसला ना हो, जिसकी वजह से फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा वो ना हो। पांचवा है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन हमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को हेमोफीलिया है, तो हमने उसको क्लोटिंग फैक्टर देने हैं सर्जरी से पहले, खास करके क्लोटिंग फैक्टर 8। अगर उसका हेमोफीलिया मतलब टाइप 1 है, हेमोफीलिया है क्लोटिंग फैक्टर 8 की वजह से है, या फिर उसको जो है हेमोफीलिया क्लोटिंग फैक्टर 9 की वजह से है, या फिर 11 की वजह से है, तो उसी के मुताबिक हमने उसको क्लोटिंग फैक्टर देना है। उसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर में अगर वो कोई एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स ले रहा है, जैसे कि डिस्प्रिन ले रहा है जो उसकी ब्लड को थिक करता है और एंटीप्लेटलेट्स कोगुलेशन एक्टिविटी को रोकता है, क्लोटिंग को, तो वो ड्रग भी हमने जो है स्टॉप करनी है सर्जरी से पहले। तो ये आज हमने सर्जरी की प्री ऑपरेटिव केयर हमने पढ़ ली। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।